हेलो बच्चों, वेलकम टू दीक्षा क्लासेस। मैं आपके साथ आपकी टीचर दीक्षा। तो बच्चों, हम कर रहे हैं क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हम रीड कर चुके हैं लेसन नंबर आपका 10th, गति एवं दूरियों का मापन। ठीक है, तो जो ये आपका चैप्टर है 10th, वो अच्छा खासा जो है बड़ा है, तो इसलिए आपको 2 पार्ट्स में ये देखने को मिलेगा। फर्स्ट पार्ट लास्ट वीडियो आपको मिल गई होगी, जिस भी बच्चे ने नहीं देखी है वो 6 क्लास के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। आज हम करेंगे पार्ट 2 में चैप्टर को कंप्लीट, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो आप नेक्स्ट वीडियोस को जल्दी से देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन वीडियो आते ही मिल जाए और आप सबसे पहले देखकर जो है आपके क्वेश्चन आंसर्स को कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को। पीछे हम जान चुके हैं कि किस प्रकार से यातायात पहले के जमाने में लोग करते थे, किस प्रकार से वो पहले पैदल चलते थे, फिर पहिए का आविष्कार हुआ, उसके बाद रेल गाड़ी का हुआ, रेल पटरियां बनाई गई। ठीक है, तो ये सब हमने जान लिया है। कुछ मापन हमने देख लिए थे मीटर, सेंटीमीटर एंड किलोमीटर में, जिनको ऐसा यूनिट्स बोला जाता है। आज हम उनकी परिशुद्धता के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से शुरू करेंगे लंबाई की यथार्थ परिशुद्ध मापन। अपने दैनिक जीवन में हम विविध प्रकार के मापक युक्तियों का उपयोग करते हैं। लंबाई मापने के लिए हम मीटर पैमाने का उपयोग करते हैं, दर्जी मापक फीते का उपयोग करता है, जबकि कपड़े के जो व्यापारी हैं वो मीटर छड़ का काम में लेते हैं। किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए आपको किसी उपयुक्त युक्ति का चयन करना चाहिए। उदाहरण के लिए किसी वृक्ष का घेर अथवा अपने सीने की माप के लिए आप मीटर पैमाने का उपयोग भी कर सकते हैं। ऐसे मापों के लिए आप मापक फीता अधिक जो है आपके लिए क्या होगा, सुविधाजनक होगा। ये देखिए, इस प्रकार से जो एक मीटर पैमाना होता है वो ऐसे होता है मीटर, और इसके ऊपर कुछ छोटे छोटे अक्षरों में लिखे होते हैं सेंटीमीटर्स। छोटी लंबाइयां जैसे आपकी पेंसिल की लंबाई मापने के लिए आप ज्यामिति बॉक्स 15 सेंटीमीटर पैमाने को जो है वो काम में ले सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, लंबाई मापते समय आपको निम्नलिखित सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। वो क्या क्या है? आपने ऊपर फिगर में देखा कि पैमाने की वस्तु को संपर्क में इसकी लंबाई के अनुदिश ही रखिए। कुछ पैमानों के सिरे टूटे हो सकते हैं, आप इन पैमानों को शून्यांक स्पष्ट नहीं देख सकेंगे। ऐसे प्रकरणों में पैमाने के शून्यांक से माप लेने से बचिए। आप पैमाने का कोई अन्य पूर्णांक जैसे 1.0 सेंटीमीटर काम में भी ले सकते हैं, तब आपको दूसरे सिरे के पाठ्यांक से इस पूर्णांक के पाठ्यांक को घटाना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास एक 1.0 सेंटीमीटर था, दूसरे पर है 14.3 सेंटीमीटर, तो आप 14.3 में से 1.0 को आप घटा देंगे, क्योंकि आपका जो पैमाना है वो टूटा हुआ है और वहां से 0 गायब है, तो उस संख्या को आप घटा दीजिए। आपके पास जो उसकी रियल लंबाई होगी वो आपके पास आ जाएगी 13.3 सेंटीमीटर। माप लेने के लिए आंख की सही स्थिति भी होना महत्वपूर्ण है। दर्शाए अनुसार आपकी आंख जिस बिंदु की माप ली जानी है उसे ठीक सामने ही होनी चाहिए। स्थिति बी आंख की सही स्थिति ध्यान कीजिए। बी के देखने पर पाठ्यांक 7.5 सेंटीमीटर। स्थितियां ए तथा सी के पाठ्यांक भिन्न हो सकती है। देखिए, तीनों अलग अलग डायरेक्शन में देख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपकी आंख की स्थिति है वो सबकी समान होनी चाहिए। किसी वक्र रेखा की लंबाई को आप कैसे मापेंगे? हम किसी वक्र रेखा की लंबाई सीधे ही मीटर पैमाने का उपयोग करके नहीं माप सकते। वक्र रेखा की लंबाई मापने के लिए हम धागे का उपयोग कर सकते हैं। एक्टिविटी 4, वक्र रेखा ए बी की लंबाई मापने के लिए किसी धागे का उपयोग कीजिए। धागे में एक सिरे पर आप गांठ बांध दीजिए। एक गांठ को बिंदु ए पर रखिए। अब धागे की अपनी उंगलियों तथा अंगूठे द्वारा तना हुआ रखकर इसके छोटे भाग को रेखा के अनुदिश रखते जाइए। इस बिंदु पर अपने एक हाथ से धागे को थामिए। आपने दूसरे हाथ से धागे और थोड़े भाग को अपने वक्र रेखा के अनुदिश फैलाइए। इस प्रक्रिया को दोहराते हुए वक्र रेखा में बी तक पहुंचिए। धागे का जो भाग बी पर है वहां पर एक चिन्ह अंकित कर दीजिए। अब इस धागे को मीटर पैमाने के अनुदिश फैलाइए। धागे के प्रारंभ में बंधी गांठ तथा इसके बने अंतिम चिन्ह के बीच की लंबाई को मापिए। ये वक्र की लंबाई आ जाएगी ए से बी तक। आपका जो वक्र है उसकी लंबाई अब आप इजीली माप सकते हो। ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पर आपने क्या बना लिया, गांठ बना ली, और वो बी तक आप पहुंच जाएंगे। हमने देखा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम दूरियां तथा लंबाई को यथार्थ माप ले रहे हैं, हम बहुत सी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। मापन के लिए कुछ मानक युक्तियों तथा मानक परिणामों को व्यक्त करने के लिए हमें कुछ मानक मात्रकों की भी आवश्यकता
होती है। हमारे चारों ओर की गतिशील वस्तुओं के बारे में अब हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 5 की हेल्प से। उन वस्तुओं के बारे में सोचिए जो आपने हाल ही में देखे हैं। इनकी सूची जो है वो सारणी 10.4 में आप बनाइए। स्कूल का बस्ता, मच्छर, मेज, डेस्कों पे बैठे व्यक्ति, इधर उधर जाते लोग। तो ये 10.4 है आपकी। घर क्या है, गतिशील है या नहीं है, ठीक है। मेज है, गतिशील है या विराम है। ऐसे ही घड़ी, ये कुछ गतिशील वस्तुओं के बारे में आपको दिए गए हैं और कुछ विराम वस्तुओं के बारे में दिए गए। विराम वस्तु वो होती है जो हिलडुल नहीं सकती। गतिशील वस्तुएं होती है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त तितलियां, कुत्ते, गाय, आपका हाथ, छोटा बच्चा, जल में मछली, घर, फैक्ट्री इत्यादि जो होते हैं। पत्थर, घोड़ा, गेंद, बल्ला, चलती रेलगाड़ी, सिलाई मशीन, दीवार, घड़ी, घड़ी की सुइयां भी हो सकती हैं। आप जितनी लंबी सूची बना सकते हो आप बना के यहाँ पर लिख सकते हैं। आपने यह देखा होगा कि चिड़िया कुछ समय पश्चात पहले स्थान पर दिखाई नहीं देती जबकि मेज उसी स्थान पर है। इस आधार पर आपने यह सुनिश्चित किया होगा कि कोई वस्तु गति में है अथवा विराम में है। हम किसी चींटी की गति का ध्यान में भी रख सकते हैं। आई होप कि ये चीज आपको सबको क्लियर होगी गतिशील वस्तुओं के बारे में और विराम वस्तुओं के बारे में। गतिशील वस्तुएं वही होती हैं बच्चे जो एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी को जो है वो तय कर सकती हैं, और विराम वस्तुएं वही होती है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर दूरी तय नहीं कर सकती, जैसे कि मेज, कुर्सी, आपका घर, ठीक है ना, घड़ी, कुछ भी ऐसी चीजें जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकती वो आ जाएंगी विराम वस्तुएं। एक्टिविटी 6, फर्श पर कागज की एक बड़ी शीट फैलाकर इस पर कुछ चिन्ह रखिए। चींटियां इस कागज की ओर आकर्षित होंगी तथा आप शीघ्र ही इस कागज की शीट पर बहुत सी चींटियों को रेंगते हुए देखने लगेंगे। किसी एक चींटी के लिए जब यह कागज एक शीट पर तुरंत रेंग चुकी हो, पेंसिल की उसकी स्थितियों से निकट छोटे छोटे चिन्ह अंकित कीजिए। जैसे यह कागज पर रेंगती जाए आप इसकी स्थिति पर चिन्ह बनाते जाइए। कुछ समय के पश्चात कागज की शीट को इधर उधर हिलाकर इस पर आप चिन्ह व इन चींटियों को हटा दीजिए। उन विभिन्न बिंदुओं जिन्हें आपने कागज पर अंकित किया है उनको तीरों द्वारा जोड़कर चींटे की गति की दिशा दर्शाइए। अब वह हर बिंदु जिसे आपने अंकित किया है कुछ सेकंडों के समय अंतराल में चींटी ने कहाँ कहाँ गति की है, इन चीजों को भी वो क्या करेगा, दर्शाएगा। ये देखिए इस तरीके से। गति किसी वस्तु की स्थिति में किसी प्रकार के परिवर्तन जैसे दिखाई देती है। क्या आप ऐसा नहीं मानते? एक्टिविटी 5 में हमने वस्तुओं के समूह बनाते समय आपने घड़ी, सिलाई की मशीन अथवा बिजली का पंखा जैसी वस्तुओं को किस समूह में रखा था? क्या ये वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर रही है? नहीं। क्या आप इनके किसी भाग से कोई गति देखते हैं? पंखे की पंखुड़ियां अथवा घड़ी की सुइयां कैसे गति करती हैं? क्या यह गति रेलगाड़ी की गति जैसी ही है? आइए अब हम इस प्रकार की गतियां देखते हैं जिन्हें हमें इन विभिन्न प्रकार की गतियों को समझने में सहायता मिलेगी। अब हम जानते हैं गति के बारे में। आपने सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति, किसी परेड में सिपाहियों के मार्च पास्ट की गति अथवा किसी गिरते पत्थर की गति का प्रेक्षण किया होगा। यह किस प्रकार की गति है? 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता की धावक की सरल रेखा के अनुदिश दौड़ते हैं। क्या आप अपने चारों ओर देखकर इसी प्रकार के और अधिक उदाहरण भी सोच सकते हैं? इन सभी उदाहरणों में हम देखते हैं कि वस्तुएं सरल रेखा के अनुदिश गति कर रही है, ठीक है। इस प्रकार की गति को हम क्या बोलते हैं? सरल रेखीय गति, जो एक ही डायरेक्शन में जाती है, एक दिशा में जाती है, उसको हम बोलेंगे सरल रेखीय गति। एक्टिविटी 7, एक पत्थर लीजिए, इसे एक धागा बांधिए तथा अपने हाथों से तेजी से घुमाइए। पत्थर की गति को ध्यान में देखिए। हम देखते हैं कि पत्थर जो है वो वृत्तीय पथ पर अनुदिश गति कर रहा है। इस गति को, पत्थर के आपके हाथ से दूसरी समान रहती है, इस दूरी जो है वो समान रहती है, इस प्रकार गति को हम क्या बोलते हैं बच्चे? वर्तुल गति। आप यहाँ एग्जांपल समझ सकते हो पंखे से। जो पंखा है ये अपने वृत्त पर घूमता रहता है, तो इसको आप बोलोगे वर्तुल गति। बिजली के पंखे के पंखुड़े पर अंकित किसी चिन्ह की गति, किसी घड़ी के सेकंड की सुई की गति जो है किसके उदाहरण है? वर्तुल गति के ही उदाहरण है। बिजली का पंखा अथवा घड़ी स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं कर सकते हैं, परंतु पंखे की पंखुड़ियां घूर्णन करती रहती हैं। ऐसा ही घड़ी की सुइयां भी करती है। यदि हम पंखे की पंखुड़ियां अथवा घड़ी की सुइयों पर कहीं किसी प्रकार का कोई चिन्ह अंकित कर दें तो घूर्णन गति करते समय भी पंखे अथवा घड़ी के केंद्र से इस चिन्ह की दूरी जो है वो समान रहेगी, और जिनकी जो दूरी समान रहती है उनको हम बोलते हैं वर्तुल गति। कुछ प्रकरणों में कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है। इस प्रकार इस गति को हम बोलते हैं आवर्ती गति। डोरी से बंधा हुआ वही पत्थर लीजिए जिसे आपने एक्टिविटी 7 में उपयोग किया। अब डोरी को अपने हाथ से थामिए तथा प्रत्येक
पत्थर को डोरी से लटकने दीजिए, दूसरे हाथ से पत्थर को एक तरफ खींचिए, फिर स्वतंत्र गति करने के लिए छोड़ दीजिए। यह एक लोलक है। यह लोलक मनोरंजन के साथ साथ आवर्ती गति को समझाने में भी हमारी सहायता करता है। किसी लोलक की गति वृक्ष की शाखाओं को इधर उधर लहरना, झूला झूलते बच्चे की गति, सितार की डोरियों की गति, बजते समय ढोलों अथवा तबलों की पृष्ठ की गति, ये सभी क्या हैं? आवर्ती गति के उदाहरण हैं, जिनमें वस्तुएं एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती रहती है। ये देखिए, जैसे ये पेंसिल है, ठीक है, आप इसको एक धागे से बांधकर आप हिलने के लिए छोड़ दीजिए तो ये ऐसे ऐसे घूमेगी, ठीक है। एक निश्चित समय के बाद ये अपनी दूरी को क्या कर रही है बच्चे? तय कर रही है, ठीक है। तो इसको आप बोलोगे आवर्ती गति का एक उदाहरण। ये जो फिगर आपको गिवन है, ये सभी आवर्ती गति के उदाहरण हैं, ठीक है। क्या आपने फर्श पर लुढ़कती किसी गेंद की गति को ध्यानपूर्वक परीक्षण किया? यह गेंद किसी फर्श पर लुढ़कती और घूर्णन करती हुई आगे की ओर गति करती है। इस प्रकार गेंद जो सरल रेखीय गति के साथ साथ घूर्णन भी कर रही है, जो वो गति आगे की तरफ जब जा रही है तो वो हो जाएगी सरल रेखीय, लेकिन वो खुद बॉल भी तो घूमती जा रही है ना, तो वो क्या हो जाएगी? उसकी गेंद सरल रेखीय गति के साथ साथ क्या कर रही है? घूर्णन गति तय कर रही है। क्या आप ऐसे कुछ और उदाहरण भी बता सकते हैं जिनमें वस्तु की गति विभिन्न प्रकार की गतियों से मेल करती है? इस अध्याय के अंतर्गत हमने बहुत से मापन क्रियाकलाप किए हैं तथा कुछ प्रकार की गतियों विषय में चर्चा की। हमने देखा कि समय के साथ साथ स्थिति में परिवर्तन की गति, उसको गति कहते हैं। स्थिति में कुछ ऐसे परिवर्तन जो हम दूरी मापन द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि कोई वस्तु कितनी धीमी अथवा तीव्र गति कर रही है। फर्श पर घोंघे का रेंगना, तितली का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर मंडराना, नदी के चिकनी गोल गुटिकाओं के ऊपर अपने पथ से अनुदिश प्रवाहित होना, वायुयान का वायु में ऊंचाइयों पर उड़ना, जेट पथ चिन्ह बनाना, पृथ्वी के पृथ चंद्रमा द्वारा गति करना, हमारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण आदि सभी उदाहरण हमारे चारों ओर अनेक स्थानों पर होने वाली गति को दर्शाते हैं। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा गति और कुछ दूरियों का मापन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको चैप्टर जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कुछ चीज आपको समझ में नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको आपका सॉल्यूशन वहां पे दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो नेक्स्ट वीडियोस में जुड़े रहने के लिए, नेक्स्ट वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन वीडियो डालते ही जो है वो मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर से भी जरूर करें। थैंक यू सो मच।